प्यारे छात्र छात्राओं, इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाए थे। अब इस चैप्टर में आपके जो परावर्तन का उपयोग हुआ है वो गोलीय दर्पणों के लिए हुआ है और जो लेंसेज हैं उनके लिए हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में समझाऊंगा। गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बताऊंगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा। अगर कोई गोला है, ये गोला है, आप देखते हो गेंद, जो खोखली गेंद होती है जिसे बच्चे खेलते हैं, ये गोलाकार होती है। अगर ये प्लास्टिक की बजाय या रबर की बजाय कांच की हो या किसी पारदर्शी माध्यम की हो तो ऐसे गोले के जब आप कोई भाग काट करके अलग कर देंगे तो ये आकृति प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार की। एक साइड में आप देख रहे हैं ऐसी आकृति ये आपको मिल जाएगी, ये वाली। इधर वाली भी हो सकती है लेकिन हम ज़्यादातर प्रयोग यहाँ इसका ही करेंगे। देखो, इसके दो पृष्ठ हैं। एक तो ये पृष्ठ है जो गोले के केंद्र की ओर होता है, इधर इसका केंद्र है। तो एक तो पृष्ठ हुआ गोले के केंद्र की ओर जो दबा हुआ पृष्ठ है, एक तो ये है। और दूसरा जो पृष्ठ है, दूसरा जो तल है, ये उभरा हुआ तल है जो गोले के केंद्र से दूसरी तरफ होता है। तो ये दो तल हैं इसमें। इनमें से अगर आप इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो एक प्रकार का तो दर्पण ये हुआ। और दूसरा दर्पण है ये, अगर आप इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो एक प्रकार का दर्पण हुआ ये। क्योंकि दर्पण क्या होता है? दर्पण एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है, जैसा सिल्वर नाइट्रेट है उसकी पॉलिश कर दी जाती है, तो ये दर्पण कहलाता है। आपने समतल दर्पण देखा होगा, जो शीशा है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि एक तो परावर्तक पृष्ठ होता है जिधर आप खड़े हुए होते हैं, दर्पण का वो तल चिकना होता है, और दूसरा जो तल है आप देखोगे उस पर पीछे की ओर पॉलिश होती है। तो इसी प्रकार वो समतल होता है और यहाँ ये गोलीय होता है, इसलिए वो समतल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार का होता है वो। ये समतल दर्पण है, इसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है। अब ये चूँकि गोलाकार आकृति का होता है तो इसलिए ये गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये जो है दर्पण है, ये दो प्रकार के हुए। अब दो प्रकार के इनके नाम क्या हैं आप यहाँ देख रहे हो। इसके ये जो दूसरा साइड है, उभरा हुआ तल है, इस पर तो पॉलिश होगी तो इससे तो परावर्तन नहीं होगा। यहाँ जो इसका ये तल है, दबा हुआ तल है, इससे इसका परावर्तन होता है प्रकाश का। तो जिस दर्पण में जो परावर्तन है वो दर्पण के दबे हुए तल से होता है, वो कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जिस दर्पण के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल। ये इधर है इसका उभरा हुआ तल। अगर आप यहाँ कोई प्रकाश किरण इस पर डालेंगे तो इसका परावर्तन इस दिशा में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इस पर प्रकाश किरण डालेंगे तो इसका परावर्तन इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ कोई प्रकाश किरण आप डालेंगे तो इसका परावर्तन इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके दबे हुए तल से परावर्तन है, इसके उभरे हुए तल से परावर्तन है। तो दबे हुए तल से जिस दर्पण में परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिस दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप समझ सकते हैं, ये परावर्तन की घटना मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ और आप इसे समझ लीजिए।
ये एक कांच का गोला है। आप ये मान कर चलो, ये क्योंकि समझाने के लिए है, वैसे ये कांच का नहीं है, प्लास्टिक का है। कोई भी पारदर्शी पदार्थ हो सकता है। तो ये पूरा गोलाकार नहीं है, लेकिन यही उपलब्ध था तो मैंने आपको समझाने के लिए यही यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये मान लीजिए कांच का गोला है या अपारदर्शी माध्यम प्लास्टिक का गोला है। तो अगर आप इस गोले को कहीं से भी काट देंगे आर पार, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी। आप इसे यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये पहले से ही ये इस प्रकार है, कटा हुआ है, तो मैं आपको इसके दो भाग आपने कर दिए और दो भाग ये हुए। तो अभी ये दर्पण नहीं है। दर्पण तब होगा ये इस प्रकार से जब हम इसके किसी एक तल पर पॉलिश कर देंगे। अब ये आप देख रहे हैं, ये इसका ये जो तल है इस पर पॉलिश नहीं है, और ये तल है आप इस पर पॉलिश मानकर चलें, ये पॉलिश है। तो इसका आप देख रहे हैं कि इसका जो दबा हुआ तल है उस पर पॉलिश नहीं है, तो इसके दबे हुए तल से परावर्तन होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा परावर्तन कैसे होगा। और जो इसका उभरा हुआ तल है इस पर पॉलिश है। तो ऐसा जो दर्पण है वो कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल का मतलब जो दबा हुआ तल से जिसके परावर्तन होता है। दर्पण ये तभी बनता है, कांच का जो गोला है ये कटा हुआ भाग है, दर्पण ये तभी बनता है जब कांच के गोले के भाग के किसी एक तल पर पॉलिश हो जाती है तो दर्पण बन जाता है। ये मैंने आपको समझाया है। तो हमने यहाँ इस प्रकार से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तल पर, उभरे हुए तल पर इसकी पॉलिश कर दी है और जो दबा हुआ तल है उस पर पॉलिश नहीं है। तो ये हुआ अवतल दर्पण। अगर इसके विपरीत हम इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते और इधर पॉलिश ना करते तो ये हो जाता उत्तल दर्पण। इस प्रकार से जैसे ये मैंने चित्र बना हुआ है, तो स्थिति ये हो गई ये। और अगर इस दूसरे वाला जो है ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पॉलिश ना होती, इधर पॉलिश हो जाती, तो ये उत्तल दर्पण बन जाता। तो खैर मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे परावर्तन किस प्रकार से होता है। अब आप देख रहे हैं, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इनकी फिगर बनी हुई है। लेकिन अगर मैं इसे इस प्रकार से यहाँ कर रहा हूँ, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इस लाइट के सामने हमने ये अवतल दर्पण रख दिया तो आप देख रहे हैं इस अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और आपको ये फिगर्स दिखाई पड़ रही हैं। अवतल दर्पण यहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने ये उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। तो ये प्रकाश जो पहुँच रहा है परावर्तन के बाद पहुँच रहा है। अब ये इसी के कारण पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं फिर वहाँ अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। मैंने अभी आपको समझाया है, जिधर से ये श्वेत दिखाई पड़ रहा है, सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये गोलीय है। और दर्पण इसलिए है क्योंकि ये जो है इसके एक साइड में पॉलिश है। तो ये एक गोले का भाग होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। और गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या होता है, अवतल जो इसकी
सतह है या जो तल है, दबा हुआ तल है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और जो दूसरे वाला दर्पण है, इसमें उभरे हुए तल यानी उत्तल तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो आपको याद रखनी होंगी, आपके काम आएंगी। सबसे पहला है दर्पण का ध्रुव यानी पोल। ये क्या होता है, हम इस फिगर में आपको जो सभी परिभाषाएं हैं वो समझाते चलेंगे। यहाँ ये एक अवतल दर्पण है, ये वाला। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, इसका जो मध्य बिंदु है ये कहलाता है दर्पण का ध्रुव P। तो हम यहाँ लिख देंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। पोल P से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हुआ दर्पण का ध्रुव। इसके बाद है वक्रता केंद्र। सेकंड नंबर है वक्रता केंद्र। इसमें क्या है, जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये है दर्पण है यहाँ, तो ये किसी ना किसी गोले का भाग अवश्य होगा। इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। C से हम प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है यानी जिसमें से वो काटा गया है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र C कहते हैं। तो यहाँ इधर इसका केंद्र होगा, तो इसे हम कहेंगे C। अगर दर्पण उत्तल है तो इस प्रकार से होगा। इसे भी आप साथ साथ समझते चलें। इसमें इधर पोलिस होगी ये, तो इधर इसका ये ध्रुव होगा P और इधर इसका वक्रता केंद्र C होगा, क्योंकि इधर इसका गोला बनता है। इसका जो गोला है वो इस साइड में बनता है, तो इसका केंद्र भी इस साइड में होगा। तो ये उत्तल दर्पण में है। ये आप देख रहे हैं अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के आगे होता है, जबकि उत्तल दर्पण में ये पीछे होता है। मुख्य अक्ष, जो दर्पण की मुख्य अक्ष है वो क्या है, यहाँ समझिए। जो ध्रुव P है और जो वक्रता केंद्र C है, इसमें से जो गुजरने वाली रेखा है, जो सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ये इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगी। ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये हुई मुख्य अक्ष।
गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा या ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जब तक आप इन परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तो आप दर्पणों से प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रतिबिंब आपको बना करके दिखाएंगे। वक्रता त्रिज्या। अब ये जो दर्पण का ध्रुव है, यहाँ से दर्पण के केंद्र तक की जो दूरी है ये PC, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये क्या है, ये जो गोला है इसकी भी त्रिज्या यही थी जिसमें से ये काटा गया था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले में से काटा गया है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ध्रुव P से दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, रेडियस। क्योंकि ये उस गोले की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है जिसमें से ये गोलीय दर्पण काटा गया है। तो यहाँ ये PC के इक्वल है, R बराबर है PC। जो हमने चित्र बनाया है, जो फिगर बनाई है, इसमें ये PC के इक्वल है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या है R, ये ध्रुव P तक। ऐसे ही इधर ये C से और ध्रुव P तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है। दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा, अभी मैं आपको बताऊंगा, सीमा रेखा का व्यास, क्योंकि वो एक वृत्त के रूप में होगी, व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये आप समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है वृत्ताकार सीमा रेखा इस दर्पण की। तो इसका जो व्यास है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। यानी सामने से देखने पर ये जो दर्पण है इसकी चौड़ाई कितनी है, अधिकतम चौड़ाई, वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक होगी, इतनी ये चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। जो इसके केंद्र में से होकर जाती है वो लाइन आप खींच दो, तो जितनी भी ये इसकी चौड़ाई है वो कहलाएगी दर्पण का द्वारक। अब बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस, या केवल आप इसे फोकस भी कह सकते हैं, फोकस। ये जो दर्पण की मुख्य अक्ष है, इधर भी है इधर भी है, मुख्य अक्ष होगी, आप जानते हैं। ये ध्रुव P है, यहाँ ध्रुव P है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र C इधर होगा। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब ये अवतल दर्पण में तो अगर आप ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण आपने ले ली तो ये दर्पण से यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी परावर्तन के नियमों के अनुसार। तो ये जो परावर्तन के बाद है, ये जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष के, ये बिंदु हुआ, ये कहलाता है फोकस। इसी प्रकार से जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कारण ये है कि इसमें ये परावर्तन के बाद इधर तो जाएगी नहीं, ये पार तो होगी नहीं, इधर पोलिस है, तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब ये वास्तव में तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको तो ऐसा लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रही है, ये F यहाँ। तो जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। और जिस बिंदु से वास्तव में ये होकर जाती है परावर्तन के बाद, उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण का फोकस है, ये वास्तविक फोकस है, क्योंकि वास्तव में किरण यहाँ को जा रही है फोकस में से, और जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो आभासी है, वास्तव में इसमें से किरण नहीं जा रही है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब आप सामने से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, मैं दोनों की एक साथ ही परिभाषा लिख देता हूँ। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अथवा उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, उसे का मतलब है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं तो फोकस F कहते हैं। इसके बाद है फोकस दूरी। दर्पण के
ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी F कहते हैं। स्मॉल f यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए, ये P है, ध्रुव है, और ये F है, फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी। ये इधर ये जो दूरी है यहाँ फोकस है इसका, तो फोकस से ध्रुव P तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो दर्पण का ध्रुव है, तो जब हम दूरियां मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं, माइनस की होती हैं, और जो दाईं ओर की दूरियां हैं, दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां हैं, ये धनात्मक होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ये बाईं ओर है, इधर है, तो ये ऋणात्मक होती है, और ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव P से दाईं ओर है, तो ये धनात्मक होती है। ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ये जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, प्लस की होती हैं, और इससे नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और ध्रुव P से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये x डैश, ये y अक्ष है, ये y डैश है। तो ये आप अगर ध्रुव P को मूल बिंदु मान लेंगे तो इधर दूरियां दाईं ओर धनात्मक प्लस और बाईं ओर ऋणात्मक, तो यही स्थिति है यहाँ भी। और इससे ऊपर की दूरियां धनात्मक, ये ऊपर प्लस, और बिंदु O से नीचे की ओर माइनस। इस प्रकार से हम दूरियों को मापन में लेते हैं, धन या ऋण। तो यहाँ आप लिख देंगे नोट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक या निगेटिव तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे आपको याद रखना है। फोकस तल, फोकस तल ये क्या है? जो गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ ये फोकस है, ये फोकस है और ये मुख्य अक्ष है, तो इस फोकस में से होकर जाने वाला और जो मुख्य अक्ष है ये, इसके लंबवत जो तल है, ये जो तल है ये कहलाता है फोकस तल। ये इस प्रकार से होगा, आप इसे समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से तल होगा। जैसा कागज़ को हम ले सकते हैं, यहाँ ये कागज़ है,
ये इस प्रकार से होगा। ये तल जो F से होकर गुजरता है और जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत है, तो ये जो तल है ये कहलाता है फोकस तल। F तथा R के बीच संबंध, इनके बीच सूत्र क्या है ये आपको याद रखना है। F फोकस दूरी है और R वक्रता त्रिज्या है। R है वो 2F के बराबर होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो F है फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या आप यहाँ समझ लें, यहाँ ये C है, यहाँ F है, यहाँ ध्रुव P है, तो यहाँ तक की जो दूरी है, ये C तक की जो दूरी है ये तो है R, और ये है F, यहाँ से F तक की दूरी, P से F तक की दूरी है F, यानी फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है। ये जो बिंदु है F, ये PC का मध्य बिंदु होता है। ये जो लाइन है PC आपको दिखाई पड़ रही है, इसका ये मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी जितनी है उतनी इधर होगी, अर्थात ये जो दूरी है इस कुल दूरी की आधी हो जाएगी। अर्थात फोकस दूरी जो F है, स्मॉल f है, वो वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी F की दोगुनी होती है। क्योंकि फोकस दूरी यहाँ तक है, इतनी आगे है, तो ये दोगुनी हो जाएगी यहाँ तक। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।